करगिल विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं। तिरंगा हमारा कफन है और वतन हमारी जान है, मिट गए देश के खातिर ऐसी उनकी शान है। भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और अडिग दृढ़ संकल्प का आज स्मरण दिवस है। और इसको लेकर हमारे बीच जितने भी योद्धा आए हुए हैं, आज करगिल विजय दिवस है तो उसके योद्धा आए हुए हैं। खास करके हम लोगों के जो को ऑर्गेनाइज आरजेएस फैमिली के हैं, वो जो फौजी हैं इंडियन एयरफोर्स के, करगिल वॉरियर, तो ब्रिजानंद प्रसाद जी भी हैं। और आपको बता दें कि आज जो परमवीर चक्र विजेता जो विक्रम बत्रा जी, पीवीसी, करगिल वार के हीरो, उनके पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, परमवीर चक्र विजेता के पिताजी गिरधारी लाल बत्रा जी भी हम लोगों के साथ हैं। और कर्नल रवि मुखर्जी जी, इंडियन आर्मी वेटरन पर्सनालिटी डेवलपर, एनएसएसबी ट्रेनर, ये भी हम लोगों के बीच हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी जी, जो कि पीवीएसएम, एवीएसएम एंड बार डिलीट फीमा रिटायर्ड डीडीजीएमओ, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट, आर्मी हेडक्वार्टर ड्यूरिंग ऑपरेशन विजय करगिल, जब करगिल का युद्ध हो रहा था। यानी कि सभी लोग करगिल योद्धा हैं, वॉरियर हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज आरजेएस पीबीएच के निरंतर चलने वाले 606वें 606 प्रोग्राम हो रहा है। और मनोहर सिंह रावत जी, जो कि फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट, वो भी हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने कि आकाशवाणी पर संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यानी पूरे आप समझिए कि इनके समय करगिल का जो युद्ध हुआ था, आकाशवाणी से प्रसारण वगैरह सारे हो रहे थे, उसके सारे अनुभव हम लोग की लोक प्रसारण सेवा आकाशवाणी किस तरह से योगदान देती है, देश में युद्ध का संकट हो या और भी कोई चीज होती है तो किस तरह से वो जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से पहुंचाई जाती रहती है। तो आइए हम लोग करगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने सीमा के रक्षकों को सैल्यूट करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। करगिल वॉरियर हमारे आज के जो को ऑर्गेनाइजर हैं, ब्रिजानंद प्रसाद जी, एक्स सर्जेंट मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन एयरफोर्स, करगिल वॉरियर, ब्रिजानंद प्रसाद जी। कारगिल युद्ध जो है 3 मई 1999 को शुरू हुआ था। हम लोग 4 मई को वहां उधमपुर में पहुंच गए थे, 20 फाइटर मिग 20 जहाज लेकर के। और ये लगभग जुलाई तक चला, पूरा जुलाई तक चला, और 31 जुलाई के आसपास हम लोगों ने खत्म किया इसको। मैं खुद एज ए सार्जेंट वहां पर सेवारत था। और हमने मुख्य दराज सेक्टर और कारगिल सेक्टर में हम लोग तैनात थे। उधमपुर से हमारा फाइटर फ्लाइंग करते थे और जाकर के पाकिस्तान के तरफ बमबार्डिंग करते थे। इस तरह से हमने कारगिल युद्ध को जीता और विजय हासिल किया। 26 जुलाई 1999 को हमने अपना झंडा फहराया और जीत हासिल की। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपके, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी। देखिए, इसके लिए कारगिल लड़ाई जानने के पहले आपको थोड़ी पृष्ठभूमि का जानना आवश्यक है। आपको मैं उस वक्त में ले चलूं जबकि हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा को बनाया था और नवाज शरीफ को मिलने के लिए लाहौर गए थे। आपको याद होगा कि वो एक ऐसा समय था जबकि दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपस में मिल बैठ के लाहौर में ये तय किया था कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी चीजें हैं, जो मसले हैं, उनको हम बैठ के तय करेंगे। और पूरे मुल्क में, भारत में और पाकिस्तान में और संपूर्ण विश्व में ये बड़ी प्रसन्नता थी सबके मन में कि भाई इतना पुराना जो कश्मीर का प्रॉब्लम है, मसला है, सियाचिन का मसला है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला है और बाकी और जो चीजें हैं, ये अब आपसी बात से तय हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे ही वाजपेयी जी वापस भारत में आए, और यहां मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब वाजपेयी जी वहां पहुंचे तो कोई भी पाकिस्तानी जनरल वहां खड़ा नहीं था उनको मिलने के लिए, बल्कि नवाज जो मुशर्रफ थे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तो वहां तक आए नहीं।
और तब हमको बाद में पता चला कि एक तरफ तो ये वार्ताएं चल रही थी और दूसरी तरफ ये मुशर्रफ का मास्टर प्लान था। आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत आवश्यक है पूरे वक्ताओं को जानने के लिए कुछ चीजें कारगिल युद्ध के बारे में। उस समय क्या हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान के 4 लोग इस प्लान को जानते थे। एक परवेज मुशर्रफ जो कि चीफ और आर्मी स्टाफ थे, दूसरा उनका चीफ और जनरल स्टाफ जो कि रावलपिंडी में थे, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, तीसरे थे उनके लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जो कि 4 कोर कमांडर थे रावलपिंडी में, और चौथे थे जावेद हसन जो कि तमाम फोर्स कमांडर नदर्न एरिया के रहते रहते जितने एनएलए बटालियन थी उसको देखते थे। और जो 5वां आदमी था उसका नाम था डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल तौकीर जिया। तो ये 4 आदमियों जो पहले वाले आदमी थे इनको गैंग ऑफ 4 बोलते थे पाकिस्तान में। आपको आश्चर्य होगा कि इन 4 लोगों के अलावा ना तो पाकिस्तान के नेवल चीफ को पता था, ना कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को पता था। अब देखिए कितने सिक्रेटिव ये मंत्रणा पाकिस्तान ने, मुशर्रफ ने की। तो हमारे लिए भारतीय सेना और भारतीय सूचना एजेंसीज के लिए ये जो कारगिल की लड़ाई थी ये अचानक अप्रिय और अप्रत्याशित आघात के रूप में आई। हमको पता नहीं था, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता नहीं था कि इस तरह की चीजें मुशर्रफ पीछे कर रहा है। और ये आवश्यक है जानना, इसलिए आज मैं श्रोताओं को इसके बारे में बताऊंगा तफसील में। और ये लड़ाई 11 हफ्ते चली। अभी तक भी ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि क्या था कारगिल युद्ध, क्या था? क्या ये लिमिटेड वॉर था, ये सीमित युद्ध था, या ये सशस्त्र युद्ध था, या कुछ और था? आश्चर्यजनक की बात यह है कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि विश्व में लड़ाई कब होती है? विश्व में लड़ाई तब होती है जबकि आपकी कूटनीति असफल होती है। लेकिन आश्चर्य यह था कि जब लड़ाई चल रही थी तो पूर्ण कूटनीतिक संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे थे। तो ये जो माहौल था ये जानना आवश्यक है, क्योंकि ये इतने जल्दी और इस अप्रत्याशित रूप से हुआ कि हमको बहुत आश्चर्य हुआ और ये सरप्राइज हुआ हमारे लिए। इसको ये हमने स्वीकार किया बाद में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं अपने युवा वर्ग को कि ये पाकिस्तान की चौथी हार थी। पहली हार थी 47-48 की जम्मू कश्मीर युद्ध की, दूसरी हार थी 1965 की, तीसरी हार थी 1971 की, जबकि 93 प्रिजनर वॉर पाकिस्तानी ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहली दफे इतना बड़ा जो लोग 93,000 लोग कभी भी प्रिजनर ऑफ वॉर बने। और चौथी हार ये कारगिल की थी, इस श्रृंखला में चौथी हार। खास तौर पे पाकिस्तान का कुछ ऐसा भी वर्ग था जो कि प्रतिपक्ष के लोग और आतंकवादी संगठन जो नहीं चाहते थे कि यह लड़ाई खत्म हो और इसके खिलाफ थे। मैं अपने युवा वर्ग को ये बताना चाहता हूं कि हमारे सिपाहियों ने, हम सब ने मिलकर 12,000 फुट से लेकर 18,000 फुट की ऊंचाई में उन बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन को हराया और इन उच्चतुंग पहाड़ियों में सफलतापूर्वक विजय पाई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा आज संपूर्ण विश्व में होती है। मेरे मित्रों, जो हमारे यंग ब्लड है भारत का, याद रहे 145 करोड़ में से तकरीबन 64% लोग हमारा युवा वर्ग है। युवा वर्ग का मतलब है 35 साल से कम। ये मेरा संदेश उनके लिए है। ये आप में वो शक्ति है। आप
ये कारगिल की तरह आप दृढ़ निश्चय करें, जो भी काम करें आप हमेशा आज के दिन को याद करें। मुश्किल से मुश्किल भी चीजें हम तय कर सकते हैं। धन्यवाद। कर्नल रवि मुखर्जी जी के पास चलते हैं। इंडियन आर्मी वेटरन, पर्सनालिटी डेवलपर एंड एसएसबी ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो क्या कुछ इनका इस करगिल की लड़ाई को किस नजरिए से वो देखते हैं, कर्नल रवि मुखर्जी? सर्वप्रथम मुझे आप सभी को मेरा नमन, जय हिंद। और खासतौर पे हमारे जनरल मोहन, जय हिंद। और हमारे साथ हमारे सीनियर जनरल मोहन भंडारी आज जुड़े हैं। ये बहुत ही बड़ी इनकी जो बातें मैंने खुद सुनी, आज फिर से प्रोत्साहित हो रहा हूँ कि सर बुलाएं और हम युद्ध में फिर से चले जाएं। जब भी बुलाओ सर, हम रेडी हैं। तो और मेरे वीर सैनिक जो भी जुड़े हैं यहाँ पे, हमारे भूतपूर्व सैनिक, वीर सैनिक एवं जो युवा वर्ग है, इनकी जो जोश है आज तो बिल्कुल लहरों में दौड़ रही है हमारे देश में। और ये जो खून है, इसको चुनौती दी थी हमारे प्रतिद्वंदी जो देश है, हमारे जो एक ये नेशन है, जो हमेशा एक नासूर की तरह हमारे बीच एक कांटे की तरह आके फंस जाता है। और जब भी आके फंसता है तो हमें इसे निकाल फेंकना पड़ता है। और वही जो उस चुनौती को अंजाम दिया हमारे वीर सैनिकों ने। और आपको पता है, मेरी जो सर्विस कटी है, वो जो आज सर ने जो हाइट्स मेंशन किए, यानी कि तकरीबन आपके 16 से 18,000 की जो हाइट है, मैं उसमें कई बार 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी रहा हूं। और यहाँ पे रेरिफाइड ऑक्सीजन होता है, यानी कि साधारण रूप का ये इलाका है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे वेजिटेशन खत्म है, ऑक्सीजन की कमी है। और हमारे जो ट्रूप्स हैं, उस टाइम 8 माउंटेन डिवीजन के जो ट्रूप्स आए, और खासतौर पे मेरी पलटन थी हैवी मोटर यूनिट 244 हैवी मोटर यूनिट। तो और हमारे साथ 2 राजरिफ, 16 ग्रेनेडियर्स, और ये सब एक्शन में थे पहली पार्ट में मस्को सेक्टर में। तो ये जो एक्शन करना पड़ रहा है, आप सोचिए उस समय जो चुनौती है, ना तो सिर्फ हमें पाकिस्तान से आए इन्फिल्ट्रेटर्स को उठा के फेंकना है, जो कि बाद में पाए गए रेगुलर ट्रूप्स थे उनके, लेकिन वहां पे हमारे खुद के जवानों का भी ध्यान रखना है, उनकी खुद की क्लाइमेटाइजेशन, वहां पे एम्यूनिशन पहुंचना है, खाना पहुंचना है, सारा कुछ होना है। साथ में हम जो ऑफिसर्स हैं आर्टिलरी में, हमेशा अपने इन्फेंट्री के साथ हम आगे रहते हैं। और वो जो रिस्पॉन्स उस समय एक एक जवान ने, उस समय जो हमारे सैनिकों ने जो रिस्पॉन्स दिया शेलिंग के बीच में, हर एक जवान, ना खाना ना कुछ, हर चीज को भूल के उस देश के सामने हमारी जो इज्जत की बात थी उस समय, हर एक आदमी उस समय लग गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय अगर किसी को बोला जाए कि आप एक ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ पे, आपको ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप पहाड़ी में ऊपर देख रहे हैं पत्थरों के बीच में से, और ऊपर से बारिश या बर्फ की जगह गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो वो क्या, मतलब उस क्षण में केवल देश का प्रेम ही आपको जगा के रख सकता है। और मैं हमारे जवानों का, हमारे ऑफिसर, हमारे जेसीओ साहिबान का सबको सैल्यूट करूंगा, जो इस युद्ध में शामिल थे, जिन्होंने सबको प्रोत्साहित करके, एकत्रित करके, भाईचारे में काम करके, एक दूसरे का ख्याल रखकर इस चुनौती को अंजाम दिया। आप समझ सकते हैं कि जब माउंटेन्स में लड़ाई होती है, वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर की तरह है ही नहीं। आपका 1:6 रेशियो में चला जाता है, और यहां पे 1:10 भी कम पड़ रहा था। तो एक एक जगह से इन्फिल्ट्रेटर्स को उखाड़ के फेंकना, और वो भी जो पाया गया कि ये, जैसे सर ने बताया, अभी भंडारी सर ने बताया कि इनका प्लान था, ये जो इनके, मैं क्या बोलूं, ये जो 3 जनरल साहब थे उस साइड के, तो इनका ये एक बहुत खुफिया सा प्लान था। और इन्होंने अपने ट्रूप्स को प्रॉपरली लैस कर रखा था, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स के साथ, रेगुलर वेपन्स के साथ, मशीन गन्स के साथ। अब जब आपके ट्रूप्स, आप सोचिए पहाड़ी पे आपको चढ़ना पड़ रहा है,
और उस हाइट पे 16,000 फीट पे, जहां पे अपने सांस को खींच के लाना बहुत बड़ी बात है, आप पूरी बैटल किट में वहां पे ऊपर चढ़ रहे हैं और एक एक पत्थर के बीच में से आपके पास फायरिंग आ रही है। और उस समय हमारे ऑफिसर, हमारे जवानों ने चढ़कर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर कर एक एक बंकर को क्लियर किया है और पूरी दुनिया के सामने ये उठा के दिखा दिया कि इंडियन आर्मी के सामने, और अगर इंडियन आर्मी को कोई ललकारता है या हमारे भारत देश को कोई ललकारता है तो उसके सामने वो ध्वस्त हो जाएगा। ये हर युद्ध में हमने प्रूव किया है, हमारी देश ने प्रूव किया है, हमारे मिलिट्री प्लानर्स ने प्रूव किया है, हमारे जवानों की शक्ति ने प्रूव किया है कि जब जब हिंदुस्तान को ललकारा जाएगा, हिंदुस्तान उस प्रतिद्वंदी को ध्वस्त कर देगा। अभी ऑप सिंदूर में भी हुआ है, पहले ऑप विजय में भी हुआ है। तो जो ये 71 वॉर की जो हार है, ये एक दिमाग के अंदर इनके जो हमारे ये पाकिस्तान के दिमाग में एक ये फंसा हुआ है कि इसका उन्होंने बदला लेना है। तो फिर जब जब कोशिश करेंगे हम भी उसका सही जवाब देंगे। और आज जो ये दिवस है, मैं सबको आज कारगिल दिवस के दिन 26 जुलाई, जब आज ये युद्ध विराम घोषित हुआ था, 3 मई से स्टार्ट हुआ था, तो इसका सबको मैं अभिनंदन और अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि हमारा तिरंगा फिर से लहरा रहा है। जैसे उदय मन्ना जी के डेस्क पे अभी तिरंगा लहरा रहा है और हमें दिखा रहा है कि जब जब तिरंगा बुलाएगा हम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल रवि मुखर्जी जी। निश्चित रूप से आप लोगों का जो ये जज्बा है, क्योंकि जब सैनिक का नाम आता है दिल में तो माथा ये झुक जाता है। पॉजिटिव मीडिया के संरक्षक हैं डॉक्टर संदीप मारवा जी। संदीप मारवा जी का नाम वर्ल्ड फेम है। और देखिए, उन्होंने विजय करगिल दिवस ये पोस्टर अपने संस्थान से जारी किया है। डॉक्टर संदीप मारवा जी प्रेसिडेंट हैं मारवा स्टूडियोज नोएडा एंड फाउंडर एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी, पैटर्न पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट। और कहते हैं कि आज हम भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर सैनिकों को गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ नमन करते हैं जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय दिया। आकाशवाणी, जिसमें मेरा लंबा अनुभव रहा है, और वहां के मनोहर सिंह रावत जी, MS रावत जी, फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली, का क्या अनुभव रहा है करगिल युद्ध के दरमियान। उन्होंने क्या सोचकर संदेश टू सोल्जर एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया, इन्होंने खुद शुरू किया, उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो लोक प्रसारक संस्था आकाशवाणी, पार्लियामेंट्री स्टेट नई दिल्ली का क्या रोल रहता है जब भी इस तरह के युद्ध होते हैं या जो जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं। ये मनोहर सिंह रावत जी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है, हमारे आज के वक्ता MS रावत जी। नमस्कार, जय हिंद मन्ना जय जी। हिंद। RJS पॉजिटिव मीडिया के संरक्षक डॉक्टर संदीप मारवा जी और पूरे भारतवर्ष में फैले आपके युवा टोली RJS युवा के, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। और जो सम्मानित जो हमारे आज के जो स्पीकर है, अतिथि है और देश के जाबाज हमारे हीरो रहे हैं और ऐसे पिता है जिन्होंने परमवीर चक्र विजेता को जन्म दिया और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। सबसे पहले तो आकाशवाणी का जो कार्यक्रम जो होता है फौजी भाइयों के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों और उनके परिवार के बीच भावनात्मक सेतु बनाना है। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य, जहां तक मैं समझता हूं, सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, परिजनों के संदेश, शुभकामनाएं और स्नेह सैनिकों तक पहुंचाना, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सैनिकों के त्याग का सम्मान करना, सैनिकों को अपने घर परिवार और समाज से जुड़ाव का एहसास कराना,
देशवासियों में सेना के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना विकसित करना, सैनिकों के पसंदीदा गीत जो एकदम रिमोट में बॉर्डर में रहते हैं, जब अकेले होते हैं, एक ही सहारा होता है उनका, जो रेडियो होता है। आज का तो डिजिटल का जमाना है और सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मोबाइल पे भी वो सुनते हैं। सैनिकों के पसंदीदा गीत सुनाए जाते हैं, उनके संदेशों को और उनके जो प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से उनका मानसिक उत्साह बनाए रखने का ये कार्य आकाशवाणी करती है। और इसमें बहुत बखूबी अपनी भूमिका निभाती है हमारे आरजे और हमारे अनाउंसर, जिसमें मन्ना जी आप भी हमारे आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। और संक्षेप में ये कहूंगा कि फौजी भाइयों का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य देश की रक्षा में लगे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें परिवार और देशवासियों के स्नेह से जोड़ना तथा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना है। जहां तक आपने संदेश टू सोल्जर की बात की है, मैं मन की बात से जुड़ा रहा हूं। शुरुआत पहले एपिसोड से लेकर 111 एपिसोड तक मेरा नाता रहा है। और जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान किया था देशवासियों को दीपावली के अवसर पर कि सीमा पर तैनात सैनिकों को शुभकामनाएं भेजने की अपील की थी। और सिर्फ यह संदेश पहुंचाना ही नहीं, बल्कि युवाओं में भारतीय सेना अर्धसैनिक को के प्रति उनके प्रति सम्मान, उनके परिवार के प्रति सम्मान, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव को बढ़ावा देना भी था। और उन सैनिकों के जो साहस, बलिदान और उपलब्धियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई। और इसमें बेसिक ये था कि हमारा यह है कि भाई सिर्फ जैसे हम आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, हर दिन हम विजय दिवस मनाएं, सेना के प्रति सम्मान करें। आम नागरिक जो आज की तारीख में हम लोग अपने घर में चैन की नींद से बैठ रहे हैं, फंक्शन आयोजित करते हैं, उन्हीं के बदौलत कर रहे हैं। जब भी वो मिले उनको सम्मान की दृष्टि से उनका आदर करें। और जब भी वो कहीं मिलते हैं, उनके परिवार के लोग मिलते हैं, तो उनको अकेलापन महसूस ना हो। तो इस ढंग से ये प्लानिंग की गई, हमारे प्रोग्राम को बनाया गया। और इसमें अच्छे अच्छे जो जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री टाइप के, फीचर टाइप के जो बनाया गया और ये प्रसारित किया गया। और जाने माने जो हमारे आज के अतिथि हैं, GL बत्रा साहब भी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जनरल भंडारी साहब कई बार भाग ले और कर्नल मुखर्जी साहब ये भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इन्होंने भी युवाओं को काफी प्रेरित किया है। और बेसिक मकसद यही है कि भाई एक जो ताना बाना जोड़ना, कनेक्ट करना सिविलियन के साथ, जो जवान उनकी फैमिली के साथ, मुख्य मकसद इसका यही रहा है। जी मन्ना जी। मनोहर सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजानंद जी को आमंत्रित करेंगे। ब्रिजानंद जी, लड़ाई लड़ते हैं उस वक्त घर में क्या स्थिति होगी? क्या मतलब बातचीत हो पाती थी? कुछ ऐसा कम्युनिकेशन था उस समय? घर के लोग क्या कहते थे? या लड़ाई के बाद जब गए तो क्या अनुभव रहा है आपका? महानुभावों को पुनः नमस्कार। हम लड़ाई के समय, उस समय 1999 में कोई प्रोविजन नहीं था कि हम घर के बाल बच्चों से, अपने वाइफ से या घर के लोगों से बात कर सकें। बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति में हम लोग लड़ते थे। और 7-7 दिन, 8-8 दिन तक हम लोग बाहर रहते थे। कभी बीच में भाग के आ गए तो मिल लिए परिवार से, नहीं तो बस जहाज पे ही, रात दिन जहाज पे ही रहते थे। हरदम ORP हमारा ऑन रहता था। हरदम 20 जहाज हमारे फाइटर में मिसाइल, बम, रॉकेट वगैरह सब लगा रहते थे। हरदम कोई भी हम लोग को फुर्सत नहीं मिलता था कि हम लोग परिवार से मिलने जाए। हरदम तत्पर, सदैव तत्पर, नभ, जल और थल की रक्षा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिजानंद सिंह, ब्रिजानंद प्रसाद जी। मन्ना आप जी, जो है आज, हाँ जी जी सर। मैं ब्रिजानंद से कुछ जानना चाहूंगा। हाँ जी जी, मैं बात कर सकता हूँ उनसे? हाँ हाँ जी जी। ब्रिजानंद जी, कारगिल युद्ध की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल दी हो, ऐसी जी कोई हाँ, घटना याद आ रही है आपको? जी जी जी। हम लोग उधमपुर बताएं। में थे उस समय, जी जहाज लेकर के। जी। तो घटना तो क्या, मैं बोझे तो क्षति हो गई थी हमारे एक सगे साथी की। लड़का का नाम अहमद था, हमारे बिल्कुल बगल के, मैं एक तरफ था, दूसरे बेड पर वो लड़का था। और
जंगले के जंगले से जंगले से किसी ने गोली मार दी और एक हमारा साथी, हमने उसको वीरगति को प्राप्त हो गया। और उस दिन थोड़ी सी बहुत दुखदाई पल था हमारे लिए वो। कुछ समय के लिए हमारा पूरा स्क्वाड्रन चुप हो गया। ये हमारे जीवन का बहुत ही दुखदाई पल था उस समय। अहमद ओहो। नाम का लड़का था, साथ जी एक जी। अहमद था हमारे साथ में, उधमपुर हाँ में। हाँ। जी बिल्कुल जी। बगल में मेरा मेरा बेड था उस समय। तो शांति तो अशांति में बदल गई हम लोग के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग युद्ध लड़ते रहे। हम लोग द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, सभी में आर्मी को सपोर्ट भी कर रहे थे और बम्बार्ड भी कर रहे थे। थैंक यू सर। और जब भी आप शहीद परिवार से मिलते हैं जी जी। तो उनसे आपकी क्या बातचीत होती है? क्या ऐसे क्षणों को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं सर, नहीं नहीं व्यक्त कर सकते सर। बाकायदा हम उनके घर भी जाकर के आए थे। तो हम खुद खुद उस समय आई वॉज द वॉरियर, आई वॉज देयर, मैं सॉरी, मैं था उस समय उनके साथ में। उनका शहीद पार्थिव शरीर को लेकर के हम लोग खुद गए थे। तो थोड़ी देर के लिए तो मतलब हम लोग को दुख हो ही जाता है, लेकिन फिर भी भारत माँ की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे सर। जी और आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर, जो बड़े ऊंचे ओहदे पर जो लोग बैठे हुए हैं आज की तारीख में, जी जी जी। जब भी कोई सैनिक या उनका परिवार या शहीद का परिवार किसी कार्य से उनके पास जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी क्या सर जिम्मेदारी होनी चाहिए सबसे हम तो पहले? चाहते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम परिवारों को लिस्ट लिस्ट आउट किया जाए। जो तो लिस्ट आउट होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग उनको छोड़ देते हैं। और लिस्ट आउट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम हेल्प जो हम कर सकते हैं सरकार के द्वारा, चाहे हम लोग के द्वारा, चाहे चिकित्सा संस्था के द्वारा, तो वो हम बहुत लाभदायक रहेगा सर। जी जी, थैंक यू। जितना आउटपुट यू कैन गिव टू देम, जैसे उनके लड़कों का शिक्षा हो गई, बच्चियों जो बचे हुए उनकी शिक्षा हो गई, उनकी मेडिकल सुविधा हो गई, ये सब उपलब्ध है। लेकिन जो ऐसे गांव में जो रहते हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए सर। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बिरजानंद प्रसाद जी। हम लोगों के बीच गिरधारी लाल बत्रा जी भी हैं। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, परमवीर चक्र जी हाँ। विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पिताजी, करगिल वार हीरो के पिताजी। नमन है, प्रणाम है, चरण स्पर्श है। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जय हिंद सर। प्रणाम जय हिंद सर। अभी प्रेजेंट जो हमारी हालात चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, तो हमारे कुछ युवा जो हैं अभी फौज में जाने से कुछ कतराने लगे। लेकिन देखिए, देश सर्वोपरि होता है, देश की सुरक्षा भी सर्वोपरि होती है। और अगर हमारे युवा फौज में या डिफेंस सर्विसेज में नहीं जाएंगे तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? करेक्ट। देश की ये समय की एक अहम आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि हमारे जो युवा हैं, जो अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनीज में जाने और लग्जूरियस जो प्रोफेशंस हैं उनमें जाने की उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन देश की सुरक्षा जो है ये सर्वोपरि है। इतना भी हम जानते हैं कि सभी बच्चे फौज में या डिफेंस में नहीं जा सकते, लेकिन जिनके मन में सेवा भाव है, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र को उन्नत करने के लिए जिनके मन में अभिलाषा है, उन्हें फौज या डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि देश है तो हम हैं। आज जो हम अपने घरों में सुख चैन से रह रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत है, उनकी कुर्बानियों की बदौलत है।
इतना भी मैं मानता हूं कि ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ ही समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना भी आवश्यक है। तो केवल मात्र एक लग्जरियस लाइफ या हाई पैकेजेस के पीछे न भागते हुए वो अपनी लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ पर्पस ऑफ लाइफ उसको डिसाइड करें और उस पर अमल करें। तो मेरी तो बच्चों से यही मेरा संदेश है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि देश तभी प्रगति कर सकता है जब देश का युवा अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे आता है। जय मन्ना हिंद। जी, मन्ना जी, जय हिंद। जी सर, जी सर। मन्ना MS जी, रावत जी। मैं बत्रा साहब से कुछ बात करना चाह रहा हूँ, यदि जी इजाजत जी तो कर सकता जी हूँ? जी 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 बिल्कुल। जी। जी सर। जी सर, प्रणाम मन्ना साहब। सर। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? प्रणाम जी। मैं आपसे ठीक हूँ मेरी सर। आकाशवाणी में मुलाकात हुई थी जब हमने संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम स्टार्ट किया था। आपको याद होगा, आकाशवाणी के जी हाँ, स्टूडियो कुछ में। ध्यान आया जी, मुझे। है जी ना जी, सर? कुछ ध्यान आया। बस मैं सिर्फ यही जाना, जो आजकल के जो हालात है, जैसे आपने जिक्र किया कि युवा जो है फौज में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, और रातों रात वो सपना देखते कि अच्छे पैकेज मिल जाए, वहां शिफ्ट हो जाए हम। यदि हाँ आज की तारीख में हमारे हीरो विक्रम जी, बत्रा होते, तो युवाओं को वो क्या संदेश देते, जो आपने उसको उनको परवरिश दी थी? देखिए, शायद आप सभी ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि विक्रम बत्रा जी का सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया था। जी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, बारबरा शिपिंग कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग में था। और हम सब भी जानते हैं कि कितने हाई पैकेजेस होते हैं इनके, डॉलर्स में इनकी सैलरीज होती हैं। इसके अलावा ये विदेशों में घूमने के इन्हें अवसर प्राप्त होते हैं। जी जी ये सब उनको पता था। उनकी सिलेक्शन हो गई, उनकी ट्रेनिंग के लिए ऑर्डर्स आ गए कि आप चेन्नई में जाकर के प्री कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। लेकिन बचपन से ही उनमें एक देशभक्ति की भावना थी, कुछ ही बड़े प्रेरित थे वो। हमारे जो टूरिस्ट हुए हैं, हमारे जो कुछ वॉरियर्स हुए हैं, अब मैं सभी के नाम तो नहीं लेना चाहता, जस्ट लाइक सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, पंजाब में श्री गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ऐसे ऐसे जो लोगों की कहानियां अक्सर बचपन में मैं सुनाता था। तो ये उनसे बहुत ही प्रभावित थे। और बचपन में जो एक छाप पड़ जाती है मस्तिष्क पर, उसकी वो आगे चल के पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। और जब ये बड़े हुए तो फिर, वैसे तो देखिए, जब बच्चे कॉलेज में होते हैं तो करियर बनाने की उनकी चेष्टा होती है, तो इसी विचार से मर्चेंट नेवी का उन्होंने टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट दिया, और उन्होंने फिर उसके इंटरव्यूज फेस किए, और वो सिलेक्शन उनका हुआ। लेकिन ये उनका एक ट्रायल बेसिस था, उनके मन में कोई ऐसा नहीं था, बचपन से यही था। वो यही कहते थे कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। क्योंकि उनकी माताजी ने उनको पूछा था, जब उन्होंने इनकार किया मर्चेंट नेवी के लिए, तो उनकी माताजी ने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, क्या मम्मा आपको अधिक पैसे की आवश्यकता है? तो हम्म, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हमें कोई पैसे की, अधिक पैसे की जरूरत नहीं है, जी जी आप ही हमारा सब कुछ है। तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि ठीक है, तब मैं मर्चेंट नेवी में नहीं जाऊंगा, मैंने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, और मैं जो है वो मैं आर्मी में कमीशन लूंगा। तो इतनी, यानी देखिए, आप इतनी लग्जूरियस और लक्रियस पैकेजेस, हाई पैकेजेस को ठुकरा करके उन्होंने जो है आर्मी में जाने का
निश्चय किया, क्योंकि उनके मन में यही था कि मैंने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने, उनका फ्रेंड सर्कल था और 4-5 फ्रेंड्स थे, सभी आर्मी फैमिली से आते थे। आपस में बैठ करके उन्होंने डिसाइड किया। तो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने स्टडी किया था, तो वहाँ पर ये सारा उन्होंने बैठ करके हॉस्टल में उनके पूरा जो मित्र मंडली थी, सब ने डिसाइड किया कि हमने आर्मी में कमीशन लेना है। और उनकी चूंकि बड़ी दृढ़ संकल्प था, वो सभी के सभी आर्मी में सिलेक्ट हुए। विक्रम जी ने भी जो है उसका अपना सीडीएस का एग्जाम मेरिट में क्लियर किया और उसके बाद उन्होंने उसको ज्वाइन किया। तो उनकी पोस्टिंग जो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है सोपोर कश्मीर में, वहाँ पर हुआ था। तो उसके आगे की बात हम जानते हैं, सभी जानते हैं। मिलिटेंट्स जी के को भी फेस किया उन्होंने कई बार वहाँ पर सोपोर में। उसके बाद में जब हमारी ये वार डिक्लेयर हुई है कारगिल की, तो हम आगे की स्टोरी तकरीबन मैं समझता हूँ कि हम सब कई बार सभी सुन को चुके पता हैं। है। जी 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 जी। आज के जो जो पेरेंट्स है सर, अपने बच्चों को बचपन से ही कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कराना है। लेकिन ये जो राष्ट्र प्रेम और जी अनुशासन और सेवा जी भाव जी जी। कैसे हम लोग विकसित कर सकते हैं, मतलब बचपन से ही, और स्कूल में जो प्राइमरी से लेकर जो आगे जो हायर एजुकेशन तक जो है, एक सब्जेक्ट जो है देशभक्ति का होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, मैं समझता हूँ कि फैमिली जो है, ये पहला स्थान मान लीजिए या पहला स्कूल मान लीजिए। फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। जी परिवार में का जो कल्चर है, परिवार के जो संस्कार हैं, वो उसका बहुत अफेक्ट पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि पेरेंटिंग हमारी जो है उसमें भी कुछ अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है हमारी जनरेशन से आज की जो नतीजन है, तो इसमें पेरेंटिंग में भी कुछ फर्क पड़ा है। तो इसमें संस्कार जो हैं ये माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं, कुछ पूर्व जन्मों से आते हैं, लेकिन माता पिता के द्वारा भी संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। तो वो संस्कार वहाँ पर देने की जरूरत है। सर। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उससे भी हमारी जो हमारा समाज जो है कुछ इधर उधर थोड़ा हो रहा है। तो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को हमें बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि सर अगर संस्कृति है तभी हम एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। जी 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 ये जी। बहुत आवश्यक है। अवध जी, अब मैं कुछ बात आती बोलना है चाहूंगा। कि स्कूलों में। हाँ जी, जी जनरल साहब। प्लीज। हाँ, ये जो गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो हाँ, ऑन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही जी है। जी अभी अभी बोल रहे हैं, अभी बोल लीजिए गिरधारी लाल जी, आप बोल लीजिए, फिर हाँ ठीक है, आप बोलिए मोहन बोलिए जी। भंडारी जी को बोलिए। मैं, आवाज दें। हाँ, मैं अभी स्कूल की बात आ रही थी। सर तो स्कूलों में भी देखिए कि एकेडमिक जो है, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी चीजें जो हैं वो ज्यादा हम पढ़ाते हैं उनको। जी लेकिन इसके साथ साथ जो है मॉरल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन, हमारी जो है, हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है, आमतौर पर मैं ये अनुभव करता हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है वो भी, उसको भी पहले बहुत डिस्टॉर्ट किया गया है। तो वो एक अलग सा इशू है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो डिस्टॉर्ट हुई है कुछ विदेशी इतिहासकारों के द्वारा, कुछ और देशी भी उसमें हैं, होते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा हमारा जो सही इतिहास है और हमारी जो मॉरल एजुकेशन है, कल्चरल एजुकेशन है, टू बी गुड सिटीजन एंड इफेक्ट मैन, वो बहुत जरूरी है, so that they can face the life and they can build the nation strong. This is very essential. जी, गिरधारी लाल बत्रा जी, आप लोग सुन रहे थे जो परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा जी, जो करगिल युद्ध के हीरो माने जाते हैं। उनके पिताजी से ये संदेश हम लोग ले रहे थे। और अब हम लोग मंच तो सभी करगिल वॉरियर हैं इसमें। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी जी। जी भंडारी जी। हाँ, मैं
सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम सब ने भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिस्पर्धा के बारे में तो सुना ही है। जी जो बत्रा जी ने जो अभी बताया, मैं उससे 100% एग्री करता हूं। दुर्भाग्य हमारा यह है भारत में कि हमारे जो पेरेंटल अप्रोच है उनको स्वयं ही कुछ पता नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें मैं शोध में लगा रहता हूं और साइकोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी परसोना 5.5-6 साल में 45% बन चुकी होती है। उसके वैल्यू सिस्टम बन चुके होते हैं। तो जो भी वो चीज माँ बाप में और परिवार में, संयुक्त परिवार में, दुर्भाग्य से संयुक्त परिवार तो आज खत्म हो गए, कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए उनको कौन बताए, माँ बाप को कुछ पता नहीं है। मेरा आह्वान है, आज हम हमेशा युवा वर्ग युवा वर्ग युवा वर्ग की बात करते हैं। बिल्कुल, युवा वर्ग को भी तो समझाने वालों को बताना चाहिए हमको। उनके जो पेरेंटेज हैं उनके कितनी बड़ी भारी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जापान में जाइए, आप जापान में देखिए, पहले 6-7 साल तक स्कूल में नहीं भेजते वो बच्चों को। वो सिर्फ अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी परंपराओं को बताते हैं। कहाँ गए वो दिन? मुझे याद है, इतने साल हो गए, हमारे परिवार में भी जो कुछ आज हम बने हैं, पहले 6 साल में जो हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, हमारे गुरुजनों ने जो भी हमें बताया, उन्हीं के हिसाब से हमारे गुण बने। आज हम कहते हैं कि भारत 5,000 साल पुरानी हमारी रिटर्न सभ्यता है। हम कहते हैं कि भारत की इंडिक सिविलाइजेशन 12,500 की है। ये ठीक है, बोलने के लिए सब ठीक है, लेकिन हमारे पेरेंटेज, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं? तो इस विषय में मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी सरकारें इस विषय में जरूर ध्यान दें और सामाजिक रूप से हम सब जो इस चीज को देख रहे हैं, ये समझ लें कि अगर हम में कुछ कार्य करने की क्षमता है तभी हम उस खास चीज में कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य प्रशंसा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं में ही ये बोट को चलाने की प्रेरणा माँ बाप से और परिवार से मिलती। मन्ना बहुत जी, बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश। मन्ना जी, जी सर, जी सर। मैं जनरल भंडारी साहब से कुछ बातचीत करना चाहूंगा, यदि परमिशन हो तो। एक क्वेश्चन जी पूछना जी जी है जी। जी। जय हिंद सर। कहिए। जनरल भंडारी जी, जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया और आभार। बत्ता जी, और आपने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है अभी अभी। क्या स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय को अनिवार्य बनाना चाहिए, जिसमें केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि एनसीसी, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, शारीरिक प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा जैसे प्रैक्टिकल ही शामिल हो? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रावत जी, जी आपको शायद पता है कि मैंने भारत के 19 लाख युवा वर्ग को एक निश्चित दिशा दी है जब मैं डायरेक्टर जनरल बिल्कुल एनसीसी बिल्कुल था। सर, याद है सर, बिल्कुल। जी 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 तो मैं युवा वर्ग के साथ बिल्कुल जुड़ा हूँ, बिल्कुल जी। आज भी जुड़ा हूँ। पूरे भारत हम्म। में, विदेश में भी युवा वर्ग के साथ जुड़ा हूँ। देखिए, मैं आपको सन 62 की लड़ाई में ले चलता हूँ। अभी जब सन जी 62 का युद्ध हुआ, हम्म। उसके बाद उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। सर। तो एक राष्ट्र की तरफ से ये सोचा गया कि आज हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एनसीसी कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आपको याद है कि जी। ये कार्रवाई अगले कुछ सालों तक चली, हम्म। लेकिन इस प्रणाली में विघ्न किसने किया? हमारे वाइस चांसलर ने। जी जी क्योंकि जी। वो काम नहीं करना चाह रहे थे, सर। टीचर्स हमारे काम नहीं करना चाह रहे थे। सर। जब मैं डायरेक्टर जनरल एनसीसी था तो जी मैंने इसी मुहिम को आगे बढ़ाया। मैंने प्रणब मुखर्जी को कहा बार बार, तो उन्होंने कहा आप करो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि आज के जमाने में हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर लोग इन चीजों से कतराते हैं। वो काम करने में, परिश्रम करने में थोड़ा काम नहीं करते। नहीं तो मेरा मानना है, आज मैं डंके की चोट में कहता हूं
कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एनसीसी को अनिवार्य बनाना चाहिए। इससे बिल्कुल आपको एक राष्ट्र के प्रति एक जज्बा और एक प्रेम और एक बलिदान करने की भावना जो है वो पैदा होती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। मन्ना जी। रावत जी, एक सवाल आपसे भी मैं कर लूं। हमारे जो पढ़ते हुए बच्चे हैं, उनके मन में गार्जियन नंबर वन पैकेज की वो चिंता करता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो कहाँ कैसे क्या करेगा कि उसको पैकेज, अच्छे पैकेज में कुछ हो, एमएनसीज में काम करे। यही लक्ष्य रह गया है। मनोहर सिंह रावत जी, क्या संदेश बिल्कुल होगा आप आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मन की बात से जुड़ना। और लगभग 36 साल का जो मेरा आकाशवाणी का जो कैरियर रहा है, मैंने आम जन, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नीचे से हम लोग तबके से ऊपर उठे हुए हैं, तो हम जानते हैं कि अच्छी तरह से, और हम क्योंकि बॉर्डर में भी रहते हैं, तो हमें देशभक्ति और जो बॉर्डर में जो अच्छा, मैं बोल जो रही हूँ कनेक्शन होता म्यूट है है वैसे फौजियों के अनम्यूट कर। साथ, और जो वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं, किस तरह से आपस में रहते हैं, और मतलब बहुत ही बढ़िया आपस में तालमेल रहता है सारी चीजें। और हम लोग आकाशवाणी में हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, और यूथ को खास तौर से हम जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको। देश, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार जो है उसी तरह से हम प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं, और बड़े बड़े जाने माने जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाते हैं, जिसमें जाने माने जो हमारे जो आज के पैनल में जो बैठे हुए हैं, हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में आ चुके हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लोग मोटिवेट हुए हैं उससे। बहुत सारे प्रोग्राम के दौरान वो क्वेश्चन भी करते हैं। आज वही जो चिंता जाहिर करी बत्रा साहब ने और जनरल साहब ने, और रवि मुखर्जी साहब ने भी पहले आकाशवाणी के कार्यक्रम में उन्होंने चिंता जाहिर करी थी कि आज की तारीख में यूथ भटक रहा है, और देशभक्ति की तरफ नहीं, और वो पैसा कमाने और बहुत सारी चीजों में, आप सभी लोग जानते हैं ईश्वर। लेकिन देश है तो हम लोग है। ठीक है, आज की तारीख में जो जवान बॉर्डर में जो सेवा कर रहे हैं, और उनके प्रति जो सम्मान, सारी चीजें जो होनी चाहिए वो होना चाहिए। और हर घर से जब तक एक जवान, एक एक आदमी जो है फौज पर न जाए, और ये मुहिम चलती रहनी चाहिए गांव लेवल पर, बिल्कुल अंतिम जन। आज की तारीख में जो गांव के जो लोग हैं हमारे, अधिकतर पहाड़ के लोग जो है फौज में भर्ती होते हैं। जो बाहर, इवन कि हमारे जो जो वहां से पलायन करके आ चुके हैं, सिटी में रह रहे हैं, वो भी आज की तारीख में सीधी सीधे मल्टीनेशनल कंपनी और अच्छे अच्छे कंपनी, इवन कि एमबीबीएस जो कोर्स करते हैं डॉक्टर वगैरह, करने के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला, अच्छा पैकेज मिलता है। तो ये जब तक हमें देशभक्ति की भावना बचपन से अपने परिवार से, परिवार में वो चीज हम लोग नहीं करेंगे, तो आगे बहुत ही चिंताजनक है। तो जब भी पॉजिटिव मीडिया, आपको 606 कार्यक्रम आप लोग कर चुके हैं, तो आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके जो कार्यकर्ता लोग जो है जुड़े हुए हैं सारे, गांव गांव में जाकर के, स्कूल में जाकर के, और बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलें, और कोशिश करें कि भाई उनके परिवार से एक आदमी जो है फौज में होना चाहिए। और यही जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत चिंता की बात है। जी जी, बिल्कुल। जी रावत जी, जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी जी। और कर्नल रवि मुखर्जी जी, आपका क्या आकलन होगा? हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम लोग 100 सवा 100 युवाओं को जब 7 अगस्त को हमारे जो भी गेस्ट आए, और उस दिशा में हम लोग काम करें कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग युवाओं को कुछ दिशा दे सकता है? कर्नल रवि मुखर्जी। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पे गिरधारी लाल बत्रा जी हैं, हमारे जनरल मोहन भंडारी सर हैं, और मनोहर सिंह रावत जी, और सभी दिग्गज जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए। और मैं 100% एक एक शब्द के साथ बिल्कुल फुल एग्रीमेंट में हूं, क्योंकि आज मैं खुद जो एनडीए के लिए बच्चे आ रहे हैं या कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए आ रहे हैं, मैं इनकी जो बैकग्राउंड या इनकी जो सोच है उसके साथ बिल्कुल मेरा मतलब हर समय एक बोलते हैं ना कि रियलिटी कनेक्शन बन रहा है। अब देखिए, अगर एक पर्सनालिटी फॉर्मेशन की जरूरत है, और हमारी लाइफ, हम सब सामाजिक जीव हैं, हमारी लाइफ में ग्रुप्स हैं, हमारी चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, बाद में हम किसी कंपनी में होते हैं या किसी हमारे फौज में जाते हैं,
या हमारी देश जो हमारी पहचान है, हमारी ग्रुप है। तो हमारी पहचान इसी से बन रही है। तो जो परिवार है वो हमारा प्रथम ग्रुप है। और वहीं से, जैसे भंडारी सर ने बताया कि किसी देश जैसे जापान में बच्चे पहले कुछ साल अपने परिवार से अपने आचरण, अपना संस्कार, ये सारा पहले जो हमारे देश में भी चल रहा था, वो आज धीरे धीरे उसकी इरोजन हो रही है। और पैकेज की बात हो रही है, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को परसेंटेज में बात करते हैं। मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊंगा। मैं एसएसबी मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए बच्चों को तैयार करता हूं, और ये मेरी शौक की बात है। तो वहां पे कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे का आज परसेंटेज क्या चल रहा है, क्या वो फर्स्ट आ रहा है लेक्चर एड देने में, ग्रुप डिस्कशन में क्या उसका 90% आ रहा है। मैंने बोला अगर आप इस चीज के होड़ में रहेंगे तो बच्चा फौजी कैसे बनेगा। क्योंकि हमें फौज में, देश में किसको चाहिए, एक अच्छे नागरिक को चाहिए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम एक अच्छा नागरिक चाहिए। माँ बाप क्या चाहते हैं, वो बच्चा बड़ा होके एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने। अब अगर सोच माँ बाप की पैसों की तरफ रहेगी, फैक्चुअल चीजों की तरफ रहेगी, आडंबर की तरफ रहेगी, मेटेरियलिज्म की तरफ रहेगी, तो फिर कैसे होगा। नाउ इज आज क्या पैसा ही हमारा सब कुछ है? क्या 2 बार जैसे कोविड के समय में आप कितने भी पैसे लेके किसी भी घर में रहे, लेकिन कई घर रह गए और उनके लोग चले गए, वो पैसे वहीं के वहीं रहे। तो हमारी जो आचरण है, मैं अब आपको बताता हूं। मैं मतलब एक एग्जांपल है, देखिए मैं अपने पेरेंट्स का मतलब हमेशा आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने, जो कि हमारे देश के, खासतौर पे मेरे फादर और मदर दोनों ही, मेरी मदर मनोविज्ञान में थी और मेरे फादर देश के बड़े नामी वैज्ञानिक थे। लेकिन जब 26 जनवरी का परेड होता था और जनगण मन या जो भी हमारे जो उस वक्त हम नेशनल एंथम जो वर्ड है, जब ये प्ले होता था घर में, तो कोई चांस नहीं है कोई उस वक्त इसको रिस्पेक्ट के सिवाय और किसी और तरीके से देखे। ये एक मैच, एक प्रोग्राम नहीं होता था हमारे लिए। बचपन में ये एक इवेंट होता था। 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्योंकि हमारी देश की वजूद वहीं से स्टार्ट हो रही है। और आज जो है, आप देखिए एमएनसीज हैं, अभी मैं इसी की बात करना चाहता हूं। मल्टीनेशनल कंपनी, नाउ मल्टीनेशनल्स आर हमारे देश में घुस रहे हैं। पहले जो हमारी कंपनीज थी, अब मैं कई लोगों से जुड़ा हूं जो मेरे सीनियर थे और कंपनीज में थे, मतलब सीनियर क्या, मेरे मतलब परिवार के ही जन जो सीनियर रहे हैं, कंपनी में बड़े अच्छे ओहदे पे थे। लेकिन मुझे है इनके घर में, इनका जो मेन फोटोग्राफ होता था, सबसे इनका जो दिल से जुड़ा हुआ फोटो, आज भी मैं देखता हूँ, रिटायर हो गए लोग, कि वो झंडा फहरा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने। 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन अनिवार्य था हर एक इंसान के लिए कि उस टाइम में वो खड़े रहे, सावधान में रहे, नेशनल एंथम गाए और झंडा फहराया जाए। आज आप देखिए हमारे यहाँ पे कितने कंपनीज हैं, सिवाय के कुछ को छोड़ दूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या 26 जनवरी के दिन वहां झंडा फहराया जाता है? आप पूछिए कहीं पे भी, क्या वो फोटोग्राफ्स आते हैं? क्या हमें कुछ पता भी चलता है? नहीं। तो देश के साथ अगर ये जो पैसा जनरेशन की बात है, पहले भी पैसे थे, पहले भी गाड़ियां थी, पहले भी चकाचौंध थी, सब कुछ था, लेकिन एक देश जो है उसके सामने कुछ और नहीं होता था। तो जो आज हम बोलते हैं हर नागरिक के अंदर राष्ट्रीयवाद, हमारे अंदर जो एक देश के प्रति प्रेम, वो हमारे खून में दौड़ना चाहिए। और मैं जैसे एक स्कूल से हूं, मैं सेंट जेवियर स्कूल से हूं, उसको कोई बोले कैथोलिक एंड क्रिश्चियन वैल्यूज, लेकिन हमारे टीचर जो थे, मॉरल एजुकेशन के वक्त देश के मतलब नेशनल एंथम, पहला दिन, पहली आवाज क्या है, जनगण मन से स्टार्ट होती थी।
अब उसके आगे और कुछ नहीं। और हम मॉरल एजुकेशन देश के प्रति, मेरे हीरो कौन थे? मैं एक सेंट जेवियर स्कूल से हूँ, क्रिश्चियन स्कूल, ठीक है माना जाए, पर मेरे प्रतीक कौन थे बचपन से? स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और हमारे नेहरू जी, और कई अन्य हमारे प्रधानमंत्री, जिनको हम, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, इन मतलब मैं, सोचिए मैं आर्मी में भी रहकर जब मौका लगा, मैं अंडमान निकोबार में गया, सबसे पहले मैं उस जगह में गया जहां मैं अपना मत्था टेकना चाहता हूं, पोर्ट ब्लेयर का जेल, क्योंकि उनकी खून से सींचा गया है। तो ये आज जो है ना, मॉरल एजुकेशन एक महज, शायद मॉरल एजुकेशन बोल के कोई क्लास ही नहीं होता होगा, बीच में एक्सपीरियंशियल एजुकेशन और ये सब बात करके, और अगेन सोच कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है। तो फिर हमारे खुद की कल्चर की क्या बात हो गई? अगर हमारा एजुकेशन बाहर की सोच से चल रहा है, तो हमारे एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन कहां से रहेगा? राष्ट्रीयवाद कहां से रहेगा? कोई बोल रहा है आप IBS स्कूल स्टाइल पढ़िए और इट इज कंसिडर्ड क्या कहते हैं, फैशन पॉइंट, फैशन स्टेटमेंट। माई चाइल्ड इज स्टडिंग इन IBS स्कूल। तो फिर क्या होगा? तो ये जो है ना, कहीं पे हमारा कंट्रोल, कि एजुकेशन आज हमारा जो मूल मंत्र है देश में, हमारे जो नागरिक, जो हमारे सिटीजन्स जिसको बोलते हैं, एक अच्छा इंसान, फौज में हम किसको ढूंढते हैं? SSB हम सिलेक्शन करते हैं ऑफिसर्स की। मैं उन बच्चों को बोलता हूं, आई एम नॉट लुकिंग एट मार्क्स, डोंट कम हंटिंग फॉर मार्क्स, I am looking for a good human being. When you speak, when you work, when you take actions. And if that अच्छा इंसान अगर नहीं दिखा, तो सॉरी, आप फौज में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि हम कैसे अपने जवानों की जिंदगी किसी मटेरियलिस्टिक इंसान के हाथ में दे दें? नहीं होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। शायद ये बेस्टियन है हमारा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। दिस इज द फोर्ट्रेस, द लास्ट बेस्टियन, एंड हम इसको पेनिट्रेट नहीं होने दे सकते। ए पॉलिटिकल, ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हर धर्म को रिस्पेक्ट दिया जाता है, हर सोच को रिस्पेक्ट दिया जाता है, हर इंसान को इंसान माना जाता है। तो आज शायद वी नीड टू, हमें सोच ये अपनी करनी पड़ेगी कि हमारा एजुकेशन किस तरफ जा रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है। तो हमारी कल्चर कहाँ गई? हमारे कल्चर का कहीं पे जिक्र ही नहीं होता है एजुकेशन में। सही कह जी तो ये मैं कुछ बिल्कुल। चीजें बताना चाहता था, जी शायद मोहन मन्ना सिंह जी, रावत जी, टोन कर दी मन्ना मैंने। जी, मोहन सिंह रावत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। धन्यवाद मन्ना, दोबारा से RGS पॉजिटिव मीडिया का कर्नल धन्यवाद। मुखर्जी साहब, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आप, क्योंकि आप SSC से जुड़े हुए हैं और लोगों बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा, स्कूल और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें ताकि वे SSB और जीवन दोनों में सफल हों? क्योंकि अधिकतर परिवार आज की तारीख में भी अपने बच्चों को, उनके बच्चे भी फौज में जाना चाहते हैं। व्यक्तित्व का जैसे मैंने बताया विकास, अब वो हमारे परिवार से प्रारंभ होता है, और सर, परिवार से ही हमारी सोशल, मॉरल, हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी सोशल अवेयरनेस, ये सब परिवार से जुड़ती है। तो जो हमारा युवक है, वो अपने परिवार से जुड़ा रहेगा, उसको जो अपने माँ बाप के साथ बैठता होगा, जिसे अपने माँ बाप से पता चलती है कि ये उनकी एडवाइस है, जो जैसे सर ने, इनफैक्ट भंडारी सर ने बताया, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था पहले, वो एक बहुत बड़ा, हमारे जो नाना नानी, दादा दादी, इन सब से जो बातें आती थी, ये तो वर्ड ऑफ माउथ हमारी कल्चर आगे चल रही है। तो फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट इज दैट फॉर द युवक, कि अपने परिवार से जुड़े रहो। ये नहीं सर, कि आप घर आए और कमरे में बंद हो गए और वहां पे आपकी सिर्फ कोचिंग की तैयारी हो रही है, फिर आप घर से निकल गए और कोचिंग में गए, और माँ बाप का क्या है ड्यूटी, या ड्यूटी नहीं, मैं बोलूंगा माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी बात क्या है, आज हम बच्चे को कोचिंग से लेके आ रहे हैं। तो ये जो एक फैशन है कहीं पे, वाई कोचिंग,
व्हाई डू वी नीड कोचिंग? नंबर वन। सेकंड है, सबसे पहले हमारे अंदर जागरूकता। जो एक युवक है उसके अंदर जागरूकता का मतलब किताबें नहीं है, जनरल नॉलेज की कोई किताब नहीं है। जागरूकता है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में क्या हो रहा है, सर और हमारे कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे क्या चीज पदार्थें मिलती हैं, हमारे जातियां क्या हैं, हमारी नदियां क्या हैं, हमारे सब चीज की अवेयरनेस। तो देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, और दुनिया के जो इतने बड़े हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे हो क्या रहा है। देखिए बहुत ही आसान है, आज के दिन में तो आई वुड से हर जगह कुछ ना कुछ कोलाहल मची है पूरी दुनिया में। चाहे आप ईस्टर्न साइड में जाएं, चाइना, साउथ चाइना सी की तरफ, चाहे आप कोरियन पेनिनसुला को पार करके मिडिल ईस्ट की तरफ, इधर सर इंडिया, मैं तो इंडिया पाकिस्तान की मेंशन नहीं करूंगा, बहुत ही क्लीशेड है, पर आप आ जाएं इधर मिडिल ईस्ट में, तो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड डायनामिक सिचुएशन है, और वो सारा कुछ हमें इफेक्ट करता है। एक एक चीज वहां पे एलपीजी की टैंकर रुकेगी तो आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर नहीं पहुंचेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, सामान पदार्थ मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो हर एक चीज दुनिया की इफेक्ट करती है हमें। तो युवक के लिए मेरा संदेश है, जागरूकता सबसे अहम चीज है, आपकी जागरूकता। जागरूक होंगे तो देश के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, और अपने परिवार के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, वहीं से आपके आचरण, आपके संस्कार मिलेंगे। और तीसरी और लास्ट चीज, जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना भी जरूरी है, क्योंकि टीम हमारी कहां से आती है? गेम से। टीम सही कहां से बात। आती है? परिवार से। तो जो ग्रुप गेम्स खेलें, यू डोंट गो फॉर टेनिस और स्क्वाश और समथिंग, बट रादर प्ले फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, इवन प्ले गुल्ली डंडा विथ योर ग्रुप्स। वो जो सर ग्रुप का जो एक टीम वर्क, वो जो एक अहम चीज है, टीम स्पिरिट, वो बहुत जरूरी है। आप कई नेशंस को देखिए, जब अर्जेंटीना खेल रही होती है या फ्रांस खेल रहा होता है, पूरी की पूरी देश उस लहर में घूम रही होती है, उस लहर में झूम रही होती है। हमारे यहाँ पे झूमना कब होता है? केवल आईपीएल पे। जी बिल्कुल। तो ये मैं बता रहा हूँ, सही कह रहे हो। आप मतलब हर चीज में वो है। तो इंडिविजुअल से ग्रुप की तरफ जाओ, टीम वर्क की तरफ जाओ, और मेन चीज है एक रूटीन। आपका एक रूटीन होना चाहिए, चाहे वो एक रिलैक्स वाले दिन का भी, उसका भी एक मकसद होता है। आप परिवार के सामने साथ में रहिए, अच्छे भोजन ग्रहण करिए, अच्छी चीजें पढ़िए, कहानी किताब पढ़िए। और जो वीकडे होता है उसका भी रूटीन एक युवक के लिए बहुत अहम होता है। तो एक रूटीन, अवेयरनेस, और परिवार के साथ जुड़ा रहना, और ग्रुप गेम्स और ये सब खेलना बहुत जरूरी है। जितना खेलना जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है, वो खेलना भी जरूरी है। आजकल के युवक ऐसे लगते हैं जैसे 5-5, 10-10 साल उनकी उम्र बढ़ चुकी है। वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। किसी को डायबिटीज हो रहा है, बच्चों को डायबिटीज हो रहा है आजकल। इमेजिन, ओवरवेट। ये बिल्कुल ही मतलब हमें इस समय जगना है। और मैं कहा बोलूं, मैं अपनी छोटी सी जगह में अपनी बातें बोलता हूँ, हम्बल, और देश की सेवा, ये जी, मेरा सच्चाई तो धर्म। सच्चाई है। थैंक और यू सर, थैंक तो यू। दोस्तों, और कर्नल रवि मुखर्जी जी तो बाय नेम हम लोग इनवाइट करेंगे, और इस पुस्तक का लोकार्पण होगा, जो लगभग गणतंत्र दिवस से लेकर 30 जुलाई तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, 100 से ज्यादा, अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय पॉजिटिव मीडिया पुस्तक माला का ये जो है कार्यक्रम किया जाएगा। मैं बता दूं कि 517 कार्यक्रम 6 किताबों में आ गए हैं, और ये 7वीं किताब में 617 अंक तक। तो अभी और भी अंक होने वाले हैं, जिसके कि पोस्टर बैनर जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, 15 दिनों तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। कि आज का कार्यक्रम लेकर आए हैं ब्रिजानंद प्रसाद जी, जो कि एक्स सर्जेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन एयरफोर्स, करगिल वॉरियर। बहुत बहुत धन्यवाद है ब्रिजानंद प्रसाद जी। धन्यवाद। प्रस्ताव मैं कर देता हूं। मैं सबसे पहले जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, अ, रावत जी हैं हमारे आकाशवाणी से,
गिरधारी लाल जी थे, परमवीर चक्र विजेता विक्रम जी के पिताजी, और मोहन भंडारी जी, और इन सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मन्ना जी हमारे ऑर्गेनाइजर संस्थापक, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे साथ आज जितने हमारे गेस्ट और हमारे इनके कहने के ऊपर एक महाराज सिंह जी, वो भी फौज से आए थे, जिनसे आपने क्वेश्चन भी किया, बात भी किया है, उनको दिया था मौका। उनके दो लड़के विकास विकास कुशवाहा भी आए थे, हमारे शिव कुमार कुशवाहा जी आए थे, जो इंजीनियर हैं वो, और रोड अपना जो है ट्रांसपोर्ट भवन में है, तो वो भी आए हुए थे। रीना कुशवाहा गुड़गांव से आई हुई थी। आरएस जी हमारे आए हुए थे। सारे लोगों को, भानु प्रताप अभी इस समय अमेरिका में है, वहां दिन क्या के बात। सुबह के 9 बज रहा है, तो वहां से जुड़े हुए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने टेक्निकल टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे ये सारे प्रोग्राम लेके आते हैं और हमारी ऑर्गेनाइज कराते हैं, सारा कुछ बहुत सही तरीके से यूट्यूब पे और जहां भी है वो सब पे पहुंचाने का काम करते हैं। उनको, अपने टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उदय शंकर कुशवाहा, नोएडा ब्रांच के इंचार्ज, आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। और धन्यवाद। सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।